साल 9 के पहले कारोबारी रोज ही सोने की लंबी छलांग। सराफा मार्केट में सोना 1800 रुपए फी तोला तक महंगा हो गया। 24 कैरेट सोने की कीमत में 1,84,500 रुपए तोला हो गई, जबकि चांदी 10 रुपए महंगी होकर 2,090 रुपए तोला हो गई। मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, बताइएगा, सोना दिन ब दिन महंगा ही होता जा रहा है। आज साल 9 का पहला कारोबारी रोज है और आज सराफा मार्केट के आगाज के साथ ही सोने की कीमतों में तेजी का रुझान जो है वो देखने को मिला है और अब तक सोना जो है 1800 रुपए फी तोला तक महंगा हो चुका है। 24 कैरेट खालिस सोना की कीमत जो 1,82,700 रुपए पर बंद हुई थी हफ्ते रोज, आज कारोबारी के आगाज के साथ ही 1,84,500 रुपए फी तोला मुकर्रर की गई। इसी तरह 22 कैरेट सोना 1,69,125 रुपए, जबकि 21 कैरेट तोला जो है 1,61,425 रुपए फी तोला से तजावज कर चुका है। सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी आज इजाफे का रुझान है। चांदी की कीमतें 10 रुपए फी तोला बढ़ाकर 2,090 रुपए तोला कर दी गई और इस हवाले से सराफा एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन का मौक़िफ़ यह है कि सोने की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से कारोबार भी मुतासर हो रहा है और सोने की कीमतें रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी हैं। 24 कैरेट खालिस सोना 1,84,500 रुपए फी तोला की सतह पर पहुंच चुका है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर आपका। बुलेटिन में अभी बताएं, पंजाब असेंबली की नई इमारत का इफ्तिताह करने के लिए 15 साल इंतजार करना पड़ा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का पंजाब असेंबली की नई इमारत की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि PTI की हुकूमत में स्पीकर बना तो इमारत की तामीर का काम तेज़ कर दिया। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, उसने मुझे दोबारा खिदमत का मौका दिया। इसके लिए 12-15 साल इंतज़ार करना पड़ा और ये भी अल्लाह की करम नवाजी है। बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि खिदमत का मौका मिला है और फिर वहीं से हमने शुरू किया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 1938 में ये बिल्डिंग बनी थी, असल जो बिल्डिंग थी अंग्रेज़ों के ज़माने में। तो उस वक्त ही हमने सब ने सोचा था, जब मैं स्पीकर बना के, यार जगह थोड़ी है राजा साहब, उस वक्त हम सोच रहे थे सिर्फ मस्जिद बना सके। असेंबली की इमारत की तामीर में ताख़ीर से अखराजात बढ़ गए। राजा बिशारत कहते हैं कि पंजाब असेंबली के नए ब्लॉक का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह हो गया है। इमारत को मुकम्मल होने में एक तवील अरसा लग गया। 2004 के बाद आज इस बिल्डिंग की तकमील हुई। चीफ मिनिस्टर 2004 में चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इस बिल्डिंग का संग बुनियाद रखा और फिर बतौर स्पीकर इसको मुकम्मल कराने के लिए भरपूर कोशिश की और फिर आज अल्लाह ताला के फज़ल करम से एक दफ़ा फिर बतौर वज़ीर आला इसका इफ्तिताह फरमा रहे हैं। 10 साल तक मुसलसल इस काम को बंद रखा गया और 10 साल तक इस बिल्डिंग की तकमील के लिए फंड मुख्तस नहीं किए। और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भी लाहौरी सीढ़ी पाए के शौकीन निकले। मजंग में नाश्ते से भरपूर लुत्फ उठाया। कहते हैं कि दुआ है कि नया साल अच्छा साबित हो। पीपल्स पार्टी और MQM के मामलात इफ़ाम व तफ़हीम से हल करने की कोशिश कर रहे हैं। अहम फैसले ना हुए तो साहिब इक़्तिदार जिम्मेदार होंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद आबिद। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की नाश्ते के लिए मजंग आमद, सिरी पाए और लस्सी से भरपूर लुत्फ उठाया और बेइख्तियार बोल उठे कि लाहौर लाहौर है। गवर्नर सिंध ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ये गौरव फिक्र और इत्तेहाद का वक्त है, सियासत का नहीं। गुज़श्ता बरस कई हवालों से परेशानी का साल रहा, मुआशी इस्तेहकाम नहीं, एक सियासी जमात ने परेशान किए रखा। काम करना चाहिए और इख्तियारात न होने का रोना खत्म होना चाहिए। एक सियासी जमात ने पूरे पाकिस्तान को परेशान करके रखा, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब ये 2023 पाकिस्तान के अंदर माशी इस्तेहकाम भी लाएगा, सियासी इस्तेहकाम भी लाएगा। कामरान टेसोरी का मज़ीद कहना था कि पीपल्स पार्टी और MQM के मामलात इफ़हाम व तफ़हीम से हल होने चाहिए और इसके लिए पुल का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। मामलात तय न हुए तो अहले इक़्तिदार जिम्मेदार होंगे। मेरी ज़ात की हद तक कि मैं इन दोनों के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा करूँ। मैं हमेशा इस बात का मानने वाला हूँ कि अफ़हाम व तफ़हीम, मोहब्बत और टेबल पर बैठकर मामले को हल किया जाए।
गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का कहना था कि पहले भी लापता अफराद का मामला हमारी जमात की तरजीह थी, अब भी है। हल्का बंदियां MQM की रेड लाइन है, अगर ये ना हुई तो कराची के आवाम का हक मारा जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद सलमान के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। मुशीर दाखिला और इत्तलात उमर सरफराज चीमा कहते हैं कि इलेक्शन में जितनी देर हुई मौशी हालात उतने ही ख़राब होंगे। आईनी इदारे अपने दायरा कार में रहकर काम करें। 2023 का इलेक्शन इस साल होगा। मुशीर दाखिला और इत्तलात उमर सरफराज चीमा का चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का दौरा। उन्होंने चेयरपर्सन सारा अहमद के साथ मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वफाकी हुकूमत आइन और कानून की धज्जियां उड़ा रही है। जाती मुफाद के चक्कर में मुल्क में माशी तबाही आ रही है। जमहूरियत के दावेदारों ने गेट नंबर 4 पर NRO 2 हासिल किया। इनका वाहिद एक 1 पॉइंट एजेंडा था कि NRO 2 हासिल करना है, और अब NRO 2 के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये इक़्तिदार से चिमटे रहना चाहते हैं, और इनके अपने ज़ाती मफादात के चक्कर में जो है मुल्क और कौम का जो नुकसान पिछले 8 महीने में हुआ है, ये एक तारीख़ी तौर पर तबाही जो है मचाई गई है। उमर सरफराज चीमा का मजीद कहना था कि मुल्क में आईनी इदारे अपने दायरा कार में रहें। जिस अंदाज से मामलात को चलाया जा रहा है, इससे अमली तौर पर कोई वाज़ेह मैसेज सामने नहीं आया। 2023 इलेक्शन का साल होगा। इलेक्शन में जितनी देर हुई मुआशी मामलात मजीद खराब होंगे। उनकी यही कोशिश रही कि वो हालात को खाना जंगी की जानिब ले जाएं और सियासी शहीद बने। जितनी भी देर की जाएगी उससे जो है हालात मजीद ख़राब होंगे, मईशत की मजीद तबाही होगी। इसलिए बेहतर है कि जितनी जल्दी भी हो जो है नए साफ शफाफ इलेक्शन का इनेकाद किया जाए। मुशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के मुख्तलिफ सेशंस का दौरा किया, हॉस्टल में बच्चों से मुलाकात की और तोहफ़े भी तकसीम किए। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। एक साल में 7,000 से ज़ायद बच्चों को रेस्क्यू किया गया। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का इस बारे में कहना है कि रेस्क्यू होने वाले बच्चों में हर तरह के बच्चे शामिल हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में बहुत सी नई इस्लाहात भी की गईं। आलमी सतह पर भी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के काम को सराहा गया। होम डिपार्टमेंट हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, तो हमसे बहुत रेलिवेंट है। चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है जो होम मिनिस्टर है उनके साथ, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं उमर चीमा साहब को पिछले 13 साल से जानती हूँ, जब से मैं PTI ज्वाइन किया है, क्योंकि एक रियल फेस ऑफ PTI हैं और बड़े डायनामिक हमारे लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो एक तो थैंक यू बच्चों की तरफ से और चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो की टीम की तरफ से कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए। जैसा कि आप लोगों को पता है, चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो ऐसा पाकिस्तान का वाहिद डिपार्टमेंट है जो कि बच्चों को रेस्क्यू करने का काम कर रहा है। अगर डेटा की बात की जाए तो 7,000 से ज़ायद बच्चों को एक साल में, पिछले एक साल में रेस्क्यू किया गया, जिसमें अब्यूज़ विक्टिम्स, चाइल्ड बेगर्स, गुमशुदा बच्चे जिन पे तशद्दुद होता है, वो बच्चे, सब तरह के बच्चे इन्वॉल्व थे। रिसेंटली हमें एजाज़ हासिल हुआ कि आलमी सतह पर चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो को जो है वो सराहा गया, हमारे जो काम है चाइल्ड अब्यूज़ के ऊपर उसको। तो ये एक रीसेंट एक चीज़ है। इन पिछले 4 सालों में जब से हमारी हुकूमत ने टेक ओवर किया है, हमने बेतहाशा रिफॉर्म्स लेके आए हैं इस डिपार्टमेंट में, जिसके बारे में हमने मिनिस्टर साहब को अभी ब्रीफ किया है। हमने कुछ चीज़ों में इसकी सपोर्ट मांगी है जो उन्होंने कमिट किया है कि वो सपोर्ट। बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं, सेकेंडरी स्कूल्स एजुकेटर्स और असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स की सुनी गई। SSAs और AEOs की रेगुलराइजेशन के हवाले से कमेटी कायम। वज़ीर पार्लिमानी अमूर राजा बिशारत आला सतह की कमेटी के कन्वीनियर होंगे। राजा बिशारत ने कमेटी का पहला इजलास तलब कर लिया। मज़ीद डिटेल्स जानेंगे आतिफ परवेज से। आतिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, AEOs और सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन के लिए जो कमेटी का ऐलान हुआ था, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और कमेटी के कन्वीनर जो है वो राजा बिशारत होंगे, जबकि मिनिस्टर स्कूल एजुकेशन और मिनिस्टर हायर एजुकेशन भी इस कमेटी का हिस्सा होंगे। 6 रुकनी कमेटी AEOs का और सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर का भी एक नुमाइंदा होगा, जब सेकेंडरी स्कूल जो है भी इस कमेटी नुमाइंदा जो है वो होंगे। इसके साथ साथ इस कमेटी का इजलास जो है वो कल तलब किया गया है और कमेटी का इजलास PND डिपार्टमेंट में होगा और तमाम जो कानूनी मसाइल है उसका जायजा लिया जाएगा और कमेटी जो है वो कानून का जायजा लेकर सिफारिशात जो है वो वज़ीर आला पंजाब को पेश करेंगे और उसी की रोशनी में मुस्तकली का फैसला होगा। जी शुक्रिया आतिफ आपका। तहरीक इंसाफ का कल मौशी सूरत हाल पर वाइट पेपर जारी करने का फैसला। मुल्की माशी हालात पर 90 शाहराह कायदे-ए-आज़म पर सेमिनार का इनेकाद किया जाएगा। इमरान खान कल मौजूदा माशी हालात पर वाइट पेपर जारी करेंगे। इमरान खान सेमिनार से खिताब भी करेंगे। लियाकत अली से डिटेल्स लेंगे। लियाकत, आगाह कीजिएगा।
तहरीक इंसाफ ने कल मुआशी सूरत-ए-हाल पर वाइट पेपर जारी करने का फैसला किया। इस हवाले से 90 शहरा कायद-ए-आज़म पर एक तकरीब का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान मौजूदा मुआशी सूरत-ए-हाल पर वाइट पेपर जारी करेंगे। इमरान खान इस मौका पर तकरीब से खिताब भी करेंगे और साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की क़यादत में PTI की कोर इकनॉमिक ग्रुप जो है वो मुआशी मसाइल के हल के लिए अपनी तजावीज़ भी इस तकरीब में पेश करेगा। जी बहुत शुक्रिया लियाकत आपका। शहर में पानी की फराहमी का संगीन बहरान पैदा हो गया। वासा ने पानी की खपत कम होने का बहाना बनाकर ट्यूबवेल चलाने के औकात कार 8 घंटे कर दिए, जबकि 8 घंटों के औकात कार में लोड शेडिंग की वजह से भी पानी घरों में नहीं आ रहा। शहर में नस्बशुदा 300 ट्यूबवेल्स के साथ जनरेटर्स भी मौजूद नहीं। गुलबर्ग, मॉडल कॉलोनी, इकबाल टाउन, इस्लामपुरा समेत मुतअद्दिद इलाकों में भी पानी की किल्लत। मज़ीद डिटेल्स जानेंगे ज़ैनुलाब्दीन से। ज़ैन बताइएगा। के मौसम में वासा हुकाम की गफलत का बड़ा कारनामा सामने आया है कि बिजली के मुतवातर शटडाउन और पानी बचाने के लिए वासा की पॉलिसी के सबब ट्यूबवेल चलाने के जो औकातकार हैं उनको तो कम कर दिया गया है, लेकिन शहर लाहौर में पानी की फराहमी का संगीन बहरान पैदा हो चुका है। वासा ने पानी की खपत कम होने का बहाना बनाकर ट्यूबवेल चलाने के औकातकार 8 घंटे कर दिए हैं और इन 8 घंटों के औकात में भी लोड शेडिंग की वजह से पानी घरों में नहीं आता, जिसकी वजह से जो शहर लाहौर के बासी हैं वो इस वक्त पानी की बूंद बूंद को तरस चुके हैं। जो सर्वे में चीज सामने आई उसके मुताबिक गुलबर्ग में जे ब्लॉक, मक्का कॉलोनी और मॉडल कॉलोनी के रिहायशी पानी की फराहमी से महरूम है। इसी तरह मॉडल टाउन एक्सटेंशन, करीम ब्लॉक और हुमा ब्लॉक, अलामा इकबाल टाउन में भी साफ पानी पीने का नहीं आ रहा। इसके अलावा मॉल रोड, दयाल सिंह मैंशन और रीगल चौक में इलाकों में भी पानी की किल्लत सामने आई है, जबकि नीलीबार चौक, इस्लामपुरा, कृष्ण नगर के इलाकों में भी पानी की किल्लत बरकरार है। तहकीकात में ये भी चीज सामने आई कि वासा के शहर में नस्बशुदा 300 ट्यूबवेल्स के साथ जनरेटर्स मौजूद नहीं हैं, जबकि 200 ट्यूबवेल्स के साथ लगे जो जनरेटर्स हैं वो भी गैर फाल हो चुके हैं। वासा की जानिब से इन ट्यूबवेल्स के साथ लगे जनरेटर्स के जो कनेक्शन हैं वो भी मुनक़ता कर दिए गए हैं। यही वजह है कि लोड शेडिंग के दौरान शहर में पानी की फराहमी के लिए कोई मुतबादल इंतजाम मौजूद नहीं है और इस तरह लोड शेडिंग के दौरान शहर में पानी की किल्लत पैदा होना मामूल बन चुका है। साबिक शहबाज दौरे हुकूमत में ट्यूबवेल्स के साथ जनरेटर लगाए गए थे। अरबों रुपए मालियत के ये ट्यूबवेल्स के साथ लगे जनरेटर अब दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल होने लगे हैं। ये ट्यूबवेल्स की बंदिश के सबब जो फिल्ट्रेशन प्लांट शहर में 500 से ज्यादा लगाए गए हैं, जैसे ही लोड शेडिंग होती है तो इन फिल्ट्रेशन प्लांट से भी पानी की सप्लाई मुअत्तल हो जाती है। बहुत शुक्रिया ज़ैन, आप हमें आगाह कर रहे थे। वक्त पर किराया अदा क्यों नहीं किया? लेस्को शालामार डिवीजन की इमारत के मालिक ने दफ्तर को ही ताला लगा दिया। लेस्को सब डिवीजन ऑफिस को ताला लगाने से काम बंद हो गया। सराय के मुताबिक मालिक मकान बिल्डिंग खाली करने का नोटिस भी दे चुका है। इसी पर बात करेंगे फहद अमीन से। फहद बताइएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, लेस्को शालामार डिवीजन की सब डिवीजन बिलाल कॉलोनी जो है वो किराए की बिल्डिंग में कायम है और वक्त पर किराया अदा करने की वजह से जो इमारत के मालिक हैं उन्होंने जो है वो बिलाल कॉलोनी सब डिवीजन की इमारत को ताला लगा दिया है और दरवाजा जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। किसी भी लेस्को एहलकार को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। इनका कहना है कि मुतअद्दिद बार जो है वो किराया ताखीर से अदा किया जाता है और इसका जो है वो इस हवाले से लेस्को काम को नोटिस भी किया गया था कि वो बिल्डिंग जो है वो फौरी तौर पर खाली करे, मगर लेस्को इंतजामिया की जानिब से ये बिल्डिंग खाली नहीं की गई, जिस पर आज जो है वो मालिक मकान की जानिब से बिल्डिंग का जो है वो मेन दरवाजे पर ताला लगा दिया और किराया अदा करने में ताखीर के बायस मालिक मकान ने बिल्डिंग जो है वो खाली करने का नोटिस भी जो है वो एक बार फिर दिया है। लेस्को इंतजामिया की जानिब से नोटिस का जवाब नहीं दिया गया, जिस पर ये आज दफ्तर को बंद कर दिया गया। दफ्तर बंद होने की वजह से बिलों की दुरुस्तगी और काम करवाने में जो है वो सार्फिन को भी मुश्किलात का सामना है। जी शुक्रिया फहद। और नून लीगी MNA चौधरी मोहम्मद अशरफ की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने केस पर मजीद समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी कर दी। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। MNA पर सरकारी ज़मीन के कागजात में रद्दोबदल करने का इल्ज़ाम। तफसीलात जानेंगे नुमान नूर से। नुमान, इस समाअत बारे बताइएगा। जी, एंटी करप्शन कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली चौधरी अशरफ की दरख्वास्त जमानत पर मुकदमे का तमाम रिकॉर्ड जो है वो तलब कर लिया है, जबकि एंटी करप्शन कोर्ट के जज खालिद मोहम्मद भट्टी ने मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली चौधरी अशरफ की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की तो सरकारी वकील ने इस्तदा की कि प्रोसिक्यूटर जनरल खुद इस दरख्वास्त पर दलाइल देना चाहते हैं, इसलिए मोहलत दी जाए। जबकि दरख्वास्त गुजार के वकील ने इस पर एतराज किया और कहा कि सरकारी वकला इस मामले को तवालत देना चाहते हैं।
चौधरी अशरफ पर सरकारी दस्तावेजात में रद्दबदल करके अराजी हथियाने का इल्जाम है, जबकि दरख्वास्त जमानत में बताया गया कि एंटी करप्शन ने सियासी बुनियादों पर मुकदमे में गिरफ्तार किया। अब तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है और जेल में रखने का कोई कानूनी और इखलाकी जवाज नहीं है। इसलिए अदालत से इस्तदा है कि अदालत लीगी एमएनए की दरख्वास्त जमानत जो है वो मंजूर करने का हुक्म जारी करे, जिस पर अदालत ने 4 जनवरी को रिकॉर्ड तलब कर लिया है। बहुत शुक्रिया नुमान आपका। और 11,000 से ज़्यादा साथ तबादलों के लिए मैदान में। स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में 11,480 साथ ने दरख्वास्तें जमा करवा दी। तबादलों के लिए दरख्वास्तें जमा करवाने का आज आखिरी रोज़। सबसे ज़्यादा दरख्वास्तें ख़वातीन ने जमा करवाईं। आतिफ परवेज़ से अपडेट लेंगे। आतिफ बताइएगा। बिल्कुल, सासा के तबादलों पर से पाबंदी उठाई गई थी और आज जो है दरख्वास्तें जमा करवाने का आज आखिरी रोज था और जो अब तक का डाटा सामने आया है उसके मुताबिक सबसे ज्यादा दरख्वास्तें जो है वो खवातीन असातिज़ा की जानिब से जमा करवाई गई और इनकी तादाद जो है वो 7,612 और मजमूई तौर पर 11,480 दरख्वास्तें जो हैं वो जमा करवाई गई थी। अगर इसमें से बात की जाए तो टॉप के लिए 5,449 और प्रमोशन के बाद जो असातिज़ा एडजस्ट होने थे उनकी तादाद जो है वो कोई 3,000 से ज़ायद है। तो मजमूई तौर पर 11,480 दरख्वास्तें हैं और इस हवाले से अब जो महकमा स्कूल एजुकेशन ने ये भी हिदायत की कि कल से दरख्वास्तों की जो है स्क्रूटनी का अमल भी शुरू कर दिया जाए। जी शुक्रिया। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पार्टी तर्जुमानों का इजलास तलब कर लिया। इजलास में सियासी सूरत हाल के तनाज़ुर में आइंदा बयानिए पर बात होगी। मजीद अपडेट लेंगे लियाकत अली से। लियाकत बताइएगा। लियाकत से हम राब्ता बहाल करेंगे। अभी आपको बता रहे हैं जो कि इस इजलास में सियासी सूरत हाल के तनाज़ुर में आइंदा के बयानी पर बात होगी और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इस पार्टी तर्जुमानों का इजलास तलब कर लिया है। आपको आगाह किया जा रहा है इजलास में सियासी सूरत हाल के तनाज़ुर में आइंदा बयानी पर बात होगी। शेख सैयद अस्पताल लाहौर का मेडिकल अमला 2 माह से तनख्वाहों से महरूम। प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स और दीगर को ताहाल तनख्वाहें न मिल सकीं। फंड्स की अदम दस्तियाबी के बायस तनख्वाहें जारी ना हो सकीं। अस्पताल ज़राए के मुताबिक ये कहा गया कि अस्पताल को ताहाल बजट जारी ना हो सका। मज़ीद जानेंगे मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शेख अस्पताल लाहौर का मेडिकल अमला 2 माह से तनख्वाहों से महरूम है, जिसकी वजह से प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ को और दीगर जो अमला है इनको ताहाल जो 2 माह की तनख्वाहें नहीं मिल सकती, जिसकी वजह से डॉक्टर्स को जो है ये शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो अस्पताल ज़राए हैं की तरफ से कहा यह जा रहा है कि फंड्स की अदम दस्तियाबी के बायस जो तनख्वाहें हैं ये जारी नहीं हो सकी और अस्पताल को ताहाल जो बजट है ये भी जारी नहीं हो सका। और शेख अस्पताल लाहौर इस वक्त वफाकी वज़ारत सेहत के तहत है और इस हवाले से जो अस्पताल ज़राए हैं जो चेयरमैन की तरफ से कहा यह जा रहा है कि उम्मीद है कि इस माह के एंड में जो है ये बजट आ जाएगा, जिसकी बना पर गुज़िश्ता जो 2 माह की तनख्वाहें हैं ये अमले को दे दी जाएंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल आपका। 6 से 8 जनवरी तक लाहौर में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होगा। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की ज़ेर सदारत इजलास। सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। इंटरनेशनल IT कॉन्फ्रेंस के शुरका को भरपूर सिक्योरिटी फराहम करने की भी हिदायत। मुजाहिद लतीफ़ से बात करेंगे। मुजाहिद, बताइएगा इस इनेकाद के हवाले से। बिल्कुल, इस मीटिंग में एडिशनल सेक्रेटरी मिडल ईस्ट रिजवान सैयद, डायरेक्टर इजाज मलक, मैनेजर इवेंट्स लाहौर एक्सपो सेंटर मोहम्मद सलमान अफजल और दीगर ने शिरकत की। लाहौर पुलिस इंटरनेशनल IT कॉन्फ्रेंस के शुल्का को भरपूर सिक्योरिटी फराहम करेगा, ये ऐसा कहना था CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर का। IT कॉन्फ्रेंस 6 जनवरी से 8 जनवरी तक लाहौर एक्सपो सेंटर में मुनक्किद होगी। कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब, UAE, अमेरिका और नॉर्वे समेत मुख्तलिफ ममालिक के अफराद जो है वो शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतल्लिका 140 गैर मुल्की कंपनियों की शिरकत मुतवक्की है। कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले गैर मुल्की जो लोग हैं उनको रिहायश, रूट्स और एक्सपो सेंटर के सिक्योरिटी इंतजाम यकीनी बनाए जाए। CCPO लाहौर की हिदायत जारी की गई है। फूड की रिहायश का रूट, एक्सपो सेंटर और एतराफ में सब स्टेशन और दीगर सिक्योरिटी के इंतजाम को मुकम्मल किया जाए। इस मीटिंग में CCPO लाहौर के अलावा DIG ऑपरेशन अफजाल अहमद कोसर, SP सिक्योरिटी दोस्त मोहम्मद और SP सदर हमजा अमानुल्लाह और सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। जी बहुत शुक्रिया मुजाहिद, हमें आगाह कर रहे थे आप।
اور فراڈ کیس میں ملزم کی بعد از گرفتاری کی درخواست ضمانت پر ہائی کورٹ میں سماعت۔ عدالت کا ایڈیشن ڈائریکٹر فرانسک سائنس ایجنسی کی رپورٹ پر عدم اطمینان کا اظہار۔ عدالت نے ڈی جی پنجاب فرانسک سائنس کو ریکارڈ سمیت 9 جنوری کو طلب کر لیا۔ جسٹس فاروق حیدر نے ملزم عبدالرزاق کی درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ عدالت کا ایڈیشن ڈائریکٹر فرانسک سائنس ایجنسی کی رپورٹ پر عدم اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ فراڈ کیس میں ملزم کی بعد از گرفتاری کی درخواست ضمانت پر ہائی کورٹ پر یہ سماعت ہے، جو کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ سماعت سے متعلق عدالت نے ڈی جی پنجاب فرانسک سائنس کو ریکارڈ سمیت 9 جنوری کو طلب کر لیا۔ مزید اپڈیٹ کریں گے محمد اشفاق۔ اشفاق، اس سماعت سے متعلق بتائیے گا۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ میں فراڈ کے ملزم عبدالرزاق کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی تو عدالت کے روبرو ایڈیشنل ڈائریکٹر فورینزک سائنس ایجنسی پیش ہوئے اور اس موقع پر ان کی جانب سے رپورٹ پیش کی گئی تو عدالت نے رپورٹ پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے 9 جنوری کو ڈی جی فورینزک سائنس ایجنسی پنجاب کو ذاتی حیثیت میں ریکارڈ سمیت طلب کر لیا۔ درخواست گزار کے وکیل نے یہ موقف اختیار کیا کہ عبدالرزاق کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا ہے اور جھوٹے کاغذات پر فراڈ کا مقدمہ درج کیا گیا ہے اور ملزم 1 سال سے جیل میں ہے اور اسی بنیاد پر اسے رہا کیا جائے۔ شکریہ اشفاق۔ سابق گورنر پنجاب مختوم احمد محمود کی جانب سے مختوم ہاؤس میں ظہرانہ۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، سابق گورنر چودھری محمد سرور اور دیگر کی شرکت۔ ظہرانہ کے دوران موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ لیاقت علی سے ہم اپڈیٹ لیں گے۔ لیاقت، بتائیے گا۔ بالکل، سابق گورنر پنجاب مختوم سید احمد محمود کی جانب سے مختوم ہاؤس مالٹون میں یہ ظہرانہ دیا گیا، جس میں سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی، سابق گورنر پنجاب سید محمد سرور، ایم پی اے سید علی حیدر گیلانی نے شرکت کی اور اس موقع پر ملک کی موجودہ اور سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شکریہ لیاقت۔ بابو سابو انٹرچینج سے رنگ روڈ تک بند روڈ کی بحالی کا منصوبہ۔ ایل ٹی اے نے 10 کوالیفائڈ فرموں سے ٹینڈر طلب کر لیے۔ بند روڈ منصوبے کی تعمیر سے روزانہ 1,38,960 گاڑیوں کو فائدہ ملے گا۔ زین العابدین سے مزید ڈیٹیلز لیں گے۔ زین، آگاہ کیجیے گا۔ پنجاب حکومت نے ایل ڈی اے کو ایک اور منصوبہ فی الفور شروع کرنے کا حکم دے دیا ہے، جس میں بابو سابو انٹرچینج سے رنگ روڈ تک بند روڈ کی بحالی کے منصوبے پر کام شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسی تناظر میں ایل ڈی اے نے 10 کوالیفائڈ فرموں سے ٹینڈر طلب کر لیے ہیں۔ بند روڈ منصوبے کے لیے رواں ماہ 13 تاریخ کو ٹینڈر طلب کیے گئے ہیں۔ اسی تناظر میں جو نوٹس جاری کیا گیا ہے، اس میں ٹینڈر میں حصہ لینے کے لیے ڈیزائن اینڈ انجینئرنگ مقبول کالسن اور سعد اللہ خان برادرز کو نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ میکسن انجینئرنگ، خالد راؤف کمپنی، 7 کنٹریکٹر، ہائی وے کنسٹرکشن، آئی کین انجینئرنگ، حبیب کنسٹرکشن اور کے ایم کے فرم شامل ہیں، جن کو ٹینڈر میں حصہ لینے کا نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ پلان کے تحت بند روڈ پر گلشن راوی ٹی جنکشن کے مقام پر انڈر پاس تعمیر کیا جائے گا۔ اس منصوبے کے لیے کل 4,84,29,90,000 روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے، تاہم سول کنسٹرکشن کی لاگت 3,87 کروڑ روپے ہوگی۔ اس کے علاوہ بند روڈ کی بحالی اور انڈر پاس پر سول کنسٹرکشن کی لاگت 2,87 کروڑ روپے ہوگی اور یہ فنڈ پنجاب حکومت کی جانب سے جاری کیے جائیں گے۔ ایل ڈی اے نے اس منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے 10 ماہ کا وقت مقرر کیا ہے اور پی سی 1 کے مطابق بند روڈ بحالی منصوبے کے ساتھ بس سٹاپ بھی بنائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ بند روڈ منصوبے کے لیے 10 کنال 5 پڑلے اراضی ایکوائر کی جائے گی۔ ڈیزائن کے مطابق 2 کلومیٹر طویل کوریڈور پر 6 لین پر مشتمل سڑک تعمیر کی جائے گی اور جو انڈر پاس ٹی جنکشن کے مقام پر تعمیر کیا جانا ہے، یہ انڈر پاس 3 لین پر مشتمل اور 5.1 میٹر اونچا تعمیر کیا جائے گا۔ ٹریفک کاؤنٹ سروے کے مطابق اس منصوبے کی تعمیر سے روزانہ 1,38,960 گاڑیوں کو بالواسطہ اور بلا واسطہ فائدہ ملے گا۔ بہت شکریہ زین، ہمیں آگاہ کر رہے تھے آپ۔ موٹر سائیکل چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ جوہر ٹاؤن پولیس نے 2 رکنی موٹر سائیکل چور گینگ پکڑ لیا۔ ملزمان سے اسلحہ برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ شہزیب شہزاد سے بات کریں گے۔ شہزیب، بتائیے گا، گرفتاری انہوں نے لائی گئی ہے، مزید کیا کارروائی کی جائے گی؟ جی بالکل، یہ جوہر ٹاؤن کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 2 رکنی چور گینگ کو گرفتار کر لیا ہے، جن سے اسلحہ برآمد کیا گیا ہے، موٹر سائیکلیں برآمد کی گئی ہیں اور ان کے خلاف ایک مقدمہ درج کر کے جو ہے وہ مزید VLS ونگ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان جو ہے وہ ریکارڈ یافتہ ہیں اور چوری کی دیگر وارداتوں میں بھی ملوث پائے گئے ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔